तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स। करें कि प्रतिधारित अर्जन विवरण प्रस्तुत करता है। ए एस्टीमेट्स ऑफ कॉस्ट यानी लागतों के अनुमान, बी है एस्टीमेट्स ऑफ प्रॉफिट यानी लाभों के अनुमान, सी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स यानी लाभों का नियोजन, और डी है आपका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका सी, लाभों का नियोजन यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड इज नोन एज। कह रहा है भुनाए हुए बिलों के लिए दायित्व को कहते हैं। ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी संभावित दायित्व, बी है करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व, सी है फिक्स्ड लायबिलिटी यानी अस्थायी दायित्व, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी संभावित दायित्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेटेंट राइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे एक स्वाधिकार उदाहरण है। ए फिक्टिटियस एसेट्स यानी बनावटी संपत्ति यानी काल्पनिक संपत्ति का, बी है इनटेंजिबल एसेट्स यानी अदृश्य संपत्ति का, और सी है करंट एसेट्स यानी चालू संपत्ति का, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका बी इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, लाइसेंस, ये जो होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको वैल्यूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज। कह रहा है कि प्रारंभिक व्यय है। ये ऑप्शन आपका फिक्टिटियस एसेट्स यानी काल्पनिक संपत्ति, बी है इनटेंजिबल एसेट्स यानी अदृश्य संपत्ति, सी है नॉन ऑफ द एबव टू यानी दोनों में से कोई नहीं, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका ए फिक्टिटियस एसेट्स यानी बनावटी संपत्ति या काल्पनिक संपत्ति आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि काल्पनिक संपत्तियों में आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी आता है जो एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आता है, या आप कह सकते हैं जो शेयर्स को इश्यू करते समय जो ब्रोकरेज कमीशन दिए जाते हैं वो भी जो हैं फिक्टिटियस एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। ये एक ऐसी एसेट्स होते हैं जो वास्तव में एसेट्स नहीं होते लेकिन इनको एसेट्स मान लिया जाता है और इसको लगभग 5 सालों में इनको धीरे धीरे रिटर्न ऑफ किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड इज। कह रहा प्रबंधकीय लेखा विधि है। ए ऑप्शन आपका सब्जेक्टिव यानी विषयगत, बी है ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, सी है बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, विषयगत और वस्तुनिष्ठ दोनों, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए सब्जेक्टिव यानी विषयगत। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड इज हाईली कॉन्शियस। कह प्रबंधकीय लेखा विधि अत्यधिक सचेत है। ए ऑप्शन है टूवर्ड्स गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स, सरकारी आवश्यकताओं के प्रति, बी है टू द नीड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स यानी विनियोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति, सी है टूवर्ड्स मैनेजरियल नीड्स कह प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति, और डी है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी के प्रति। यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टूवर्ड्स मैनेजरियल नीड्स यानी प्रबंधकीय आवश्यकताओं के प्रति। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड हेल्प्स टू मैनेजमेंट। कह प्रबंधकीय लेखा विधि प्रबंधन की सहायता करती है। ये ऑप्शन है आपका ओनली इन प्लानिंग यानी केवल नियोजन में, बी है ओनली अंडर डायरेक्शन यानी केवल निर्देशन में, सी है ओनली अंडर कंट्रोल यानी केवल नियंत्रण में, और डी है प्लानिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन ऑल। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लानिंग डायरेक्शन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन सब के लिए जो है हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। ए ऑप्शन आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यानी मानवीय संसाधन लेखांकन, बी है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यानी प्रमाप लागत विधि, सी है बजटरी कंट्रोल नियंत्रण, और डी है डिसीजन अकाउंटिंग यानी निर्णय लेखांकन। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका ए, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है ये प्रबंधकीय लेखा विधि का उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मैनेजरियल अकाउंटिंग इज बेसिकली कंसर्न्ड विद, प्रबंधकीय लेखांकन मूलतः संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन यानी चयन की समस्या से, बी है फ्रॉम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण परिणाम संबंधों से, सी है आपका फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी व्यवहारों के अभिलेखों से, और डी है फ्रॉम बोथ ए एंड बी दोनों में से। यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी चयन की समस्या से और कारण परिणामों के संबंधों से। ठीक है, तो यहां पर फाइनली जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड इज अ फ्रेमवर्क, करेक्ट, प्रबंधकीय लेखा विधि एक फ्रेमवर्क है। ये ऑप्शन है फॉर अकाउंटिंग यानी लेखांकन के लिए, बी है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन के लिए, सी है फॉर डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय के लिए, और डी है फॉर मैनेजमेंट यानी प्रबंध के लिए। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी, फॉर डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय के लिए। प्रबंधकीय लेखा विधि जो है निर्णय के लिए फ्रेमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 36 है, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, कह रहा है वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है, ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि खाता, बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट यानी लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, सी है प्रॉफिट एंड लॉस प्लानिंग अकाउंट, थोड़ा सा प्लानिंग अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कह रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा। डी है पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका डी, यानी लाभ हानि खाता, लाभ हानि नियोजन खाता और आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, ये जो है तीनों के तीनों वित्तीय विवरण में शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इज, कह रहा है कि आर्थिक चिट्ठी का प्रारूप होता है। ये ऑप्शन आपका हॉरिजॉन्टल यानी समतल, बी है वर्टिकल यानी लंबवत, और सी है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी समतल एवं लंबवत, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी दोनों तरह से होता है। ठीक है, एक जो है नॉर्मली बनता है और एक आपका शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंतर्गत बनता है कंपनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज, कह रहे लाभ हानि नियोजन, लाभ हानि खाता जाना जाता है, ए अर्निंग स्टेटमेंट्स यानी अर्जन विवरण के नाम से, बी है इनकम स्टेटमेंट यानी आय विवरण के नाम से, और सी है फंक्शनल डिस्क्रिप्शंस यानी क्रियाकरण विवरण, और डी है ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी यानी इन सभी नामों से जो है लाभ हानि खाता को जाना जाता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज, कह रहा है लंबवत विश्लेषण जाना जाता है, ए डायनामिक एनालिसिस यानी गतिशील विश्लेषण, बी है स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थिर विश्लेषण, और सी है इंटरनल एनालिसिस यानी आंतरिक विश्लेषण, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, स्थिर विश्लेषण यानी स्टैटिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय अ शेयर होल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कह रहे एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है, ए इंटरनल एनालिसिस यानी आंतरिक विश्लेषण का, बी है एक्सटर्नल एनालिसिस यानी बाह्य विश्लेषण का, सी है वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण का, और डी है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण का। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, एक्सटर्नल एनालिसिस। फ्रेंड्स आपको बता दूं, इंप्लॉई, ओनर
और मैनेजमेंट के अलावा सभी के द्वारा इन तीनों के अलावा अगर कोई भी होता है और उनके द्वारा क्या किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, तो एक्सटर्नल के ही कैटेगरी में आते हैं। और अगर इम्प्लाई द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा, ऑनर द्वारा अगर किया जा रहा है तो ये इंटरनल एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ट्रेंड रेशियो एंड ट्रेंड परसेंटेज आर यूज। कह रहा प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं। ये ऑप्शन है इन डायनामिक एनालिसिस यानी प्रायोगिक विश्लेषण में, बी है इन स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थैतिक विश्लेषण में, सी है इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यानी क्षैतिज विश्लेषण में, और डी है इन वर्टिकल एनालिसिस यानी लंबवत विश्लेषण में। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इन स्टैटिक एनालिसिस यानी स्थैतिक विश्लेषण में। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट ट्रेंड ऑफ बिजनेस डज कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स। वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय के किस प्रवृत्ति को इंगित करता है। ये ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता, बी है परफॉर्मेंस, कैपेबिलिटी यानी निष्पादन क्षमता, और सी है फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति, और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। कह रहा है कि वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के उत्पाद हैं। ये ऑप्शन आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, बी है सेकेंड प्रोडक्ट, और सी है फाइनल प्रोडक्ट, और ये है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी फाइनल प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट, यानी कह रहा अस्थाई संपत्तियों को दिखाया जाता है। ये ऑप्शन है रियलाइजेबल वैल्यू यानी वसूली मूल्य पर, बी है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य पर, सी है आपका कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन यानी लागत घटाव ह्रास पर, और डी है कह रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन यानी लागत घटाव ह्रास, या कॉस्ट रिडक्शन डेप्रिसिएशन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो। वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है ए एग्रीगेट इंफॉर्मेशन यानी समुचित सूचना, बी है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी पूरी सूचना, और सी है बोथ यानी दोनों, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन यानी समुचित सूचना, यानी वित्तीय विवरण जो है समुचित सूचना यानी संपूर्ण सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। चाहे आपका वो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हो और चाहे आपका फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड हो, ये सारी सूचनाएं जो हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रदर्शित करता है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन्स। कह रहा कि वित्तीय विवरण में समाहित होती है ए मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यानी मौद्रिक सूचना, बी है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी गुणात्मक सूचना, सी है नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन यानी अमौद्रिक सूचना, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए मौद्रिक सूचना यानी मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 47 है एम्प्लॉइज कंपनसेशन फंड इज। कह रहा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है ए सरप्लस यानी अधिक के, बी है प्रोविजंस यानी प्रावधान, सी है करंट लायबिलिटी यानी चालू दायित्व, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोविजंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू। कह रहा कंपनी का आर्थिक चिट्ठा क्रम में बनाया जाता है ए लिक्विडिटी यानी तरलता, बी है परफॉर्मेंस यानी स्थायित्व, सी है पार्टली बोथ यानी अंशतः दोनों, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी परफॉर्मेंस यानी अस्थायित्व। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है डिवेंचर्स आर शोन अंडर द हेडिंग। कह रहा है ऋणपत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है ए शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी, बी है रिजर्व यानी संचय,
और सी है सिक्योर्ड लोन यानी सुरक्षित ऋण, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका सिक्योर्ड लोन, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज, ये पार्ट 1 यहां पर लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिखा है शेड्यूल पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप है। ये ऑप्शन है हॉरिजेंटल यानी समतल, बी है वर्टिकल यानी लंबवत, सी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल यानी समतल या लंबवत, डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स, वो होगा आपका बी वर्टिकल। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं